समाजवादी पार्टी का कहा जाता है कि बहुत ही प्रो मुस्लिम है, क्या इसका फायदा आपने उठाया? मैं तो नहीं समझता कि ऐसा वो प्रो मुस्लिम पार्टी है। जो एक नैरेटिव बना हुआ है कि अगर कोई न्यूट्रल बात करे तो वो एंटी नेशनल हो जाता है। आपका जो ये पर्सनल लॉ है जो ये कहता है क्यों औरतों को ऐसे दबाया जाता है या उनसे जबरदस्ती चीजें कराई जाती हैं, क्या ये उनके राइट्स का वायलेशन नहीं है? अगर दबाव की बात होती तो 100% पर होता। इसमें 100% लोग जो है वो हिजाब लगाते या पर्दा करते, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है। ये दुनिया में मशहूर है कि अयोध्या राम जन्मभूमि ही है। हाईकोर्ट भी कहती है वहाँ कभी मस्जिद थी ही नहीं। राम जन्मभूमि होने का सवाल है, वो कोर्ट भी मानती है, तो वो एक बिलीफ है। किसी ने नहीं कहा कि ये फैक्ट है। नहीं, हाईकोर्ट ऐसा नहीं कहता। अगर हाईकोर्ट ये कह रहे हैं कि मस्जिद नहीं है तो और ज्यादा गलत हो जाता है वो जज। आजकल जजेस, लॉयर्स अपने आप को एडवर्टाइज करने की कोशिश करते हैं थ्रू सोशल मीडिया, लॉयर्स, एडवर्टाइजिंग, ये तो बार काउंसिल रूल्स के खिलाफ है। बिल्कुल। The New Indians presents Law and Justice by Vedic Legal in association with Vedic Legal and Company and the Senate of Jurists. नमस्कार, मैं हूं सृष्टि गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लॉ एंड जस्टिस। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो है मिस्टर MR शमशाद। वो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आइए आज उनसे कोर्ट के बारे में, कुछ उनके मजहब के बारे में कुछ बातें करते हैं और जानते हैं उनके क्या व्यू पॉइंट्स हैं आजकल के दुनिया के बारे में। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सृष्टि, मुझसे बात करने के लिए। सर, आप कहाँ से हैं और दिल्ली आपका आना कैसे हुआ? ये सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं बिहार में एक जगह है मधुबनी जी, और मधुबनी शहर से कुछ 5 किलोमीटर दूर एक विलेज है। उस विलेज से मेरा ताल्लुक़ है और वहीं रह के मैंने 12th तक की पढ़ाई करी थी जी, और अलग अलग स्कूलों में, जो कि ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल थे। कुछ वक्त हमने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा और 1994 में 12th क्लास पास करने के बाद बिहार बोर्ड से मेरे चचा मुझे दिल्ली लेकर आए जी, क्योंकि मैं जिस इलाके से आता हूँ उस इलाके में जो वहाँ के ब्राह्मण्स हैं वो बहुत पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं और उन्होंने बहुत अलग अलग फील्ड में बहुत नाम कमाया है और ख़ासकर सिविल सर्विसेज में, जर्नलिज्म में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में। वहाँ उस मिथिलांचल वो इलाका है बिहार का, शायद उससे इंस्पिरेशन मिला होगा क्योंकि मेरे पिता जब मैं 10 साल का था तब वो एक्सपायर कर गए जी। तो मेरे चचा मुझे दिल्ली लेकर आए और शायद उनकी मंशा ये थी कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा और आने वाले वक्त में IAS बनूँगा। तो वो सब तो खैर नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे हालात बनते गए कि उन सब एग्ज़ामिनेशन में तो मैं कभी अपीयर हुआ नहीं जी। एक वकील बन गया और आज यहाँ बैठा हूँ। सर, आज जैसे आपने बताया कि आप बिहार से हैं, दिल्ली आए, तो स्टेट ऑफ यूपी के काउंसिल कैसे बने? देखिए उसमें चूँकि सुप्रीम कोर्ट, जब आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में ये प्रैक्टिस है कि चूँकि वो सेंट्रलाइज्ड कोर्ट है तो स्ट्रिक्टली इस बात को फॉलो नहीं किया जाता कि आप उसी स्टेट से होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट जनरल होता है या फिर जो और गवर्नमेंट की फंक्शनरी होती है तो उनकी नज़र होती है, उनको ये अगर लगता है कि ये हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फिट पर्सन है तो फिर उसको बगैर देखे हुए कि वो किस स्टेट से आ रहा है फिर उनको ऑफ़र दिया जाता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मुझे उस वक्त एडवोकेट जनरल साहब जो SP गुप्ता साहब थे जी, उन्होंने मुझसे पूछवाया और हमारे एक दोस्त थे उसके ज़रिए, तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्योंकि उस वक्त तक मैं ज़्यादातर हाई कोर्ट की वकालत में था और कभी कभी सुप्रीम कोर्ट आया करता था। उन्होंने मुझसे पूछवाया, मैंने कंसेंट दिया और वो कंसेंट देने के बाद मैं भूल भी गया था। 1-1.5 महीने के बाद वो नोटिफिकेशन आ गया कि आप स्टैंडिंग काउंसिल रहेंगे। तो इस तरह से मैं स्टेट ऑफ यूपी का स्टैंडिंग काउंसिल बन गया और 5 साल तक जी फिर रहा। तो सर, आप जैसे आप बता रहे हैं कि SP गुप्ता साहब ने आपकी मदद करी और उस समय समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी। समाजवादी पार्टी का कहा जाता है कि बहुत ही प्रो मुस्लिम है
और क्या इसका फायदा आपने उठाया, क्या इसका फायदा आपको मिला? देखिए, प्रो मुस्लिम मैं तो नहीं समझता कैसा वो प्रो मुस्लिम पार्टी है। आज जो एक नैरेटिव बना हुआ है कि अगर कोई न्यूट्रल बात करे तो वो एंटी नेशनल हो जाता है। तो उसी तरह अगर किसी मुस्लिम के इश्यूज को जो जेन्युइनली जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, अगर उस पर कोई बात कर ले तो वो प्रो मुस्लिम कह दिया जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ जो संविधान है, उस संविधान के जरिए हर की बराबरी की बात की गई है, हर के इक्वल प्रोटेक्शन की बात की गई है, और जो बराबर नहीं है उसको बराबर करने की बात की गई है। इसी वजह से आपके पास आर्टिकल 15, 16 जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ये सबके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान दिए गए हैं जी। तो अब वो एक नैरेटिव ही अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत ही गलत है। तो ये जो नैरेटिव है कि वो एक समाजवादी पार्टी प्रो मुस्लिम है, ये मुझे लगता है कि अपने आप में ये नैरेटिव ही गलत है, क्योंकि जो हमारे मुल्क का जो संविधान है, उस संविधान में एक पूरा एक सिस्टम तय किया गया है कि जो पिछड़े लोग होंगे, जो गरीब लोग होंगे, जो ट्राइबल्स होंगे, उन सब की बात कोई ना कोई करेगा, और उन सबको इक्वल प्रोटेक्शन कैसे मिले, उनको इक्वालिटी का टेस्ट कैसे मिले सिस्टम में, उसके लिए एक इनेबलिंग वातावरण जो है वो तैयार किया जाएगा। तो अगर आज कोई उस पर बात कर ले, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मुस्लिम्स हैं वो आज बहुत पिछड़े हुए हैं, उसकी रिपोर्ट्स हैं, उस पर किसी न किसी को बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर समाज के सभी वर्ग की बात नहीं की जाएगी अलग अलग एज ए स्पेशल क्लास, तो समाज ओवरऑल उनकी तरक्की नहीं होगी, उस पूरे समाज की नहीं होगी। तो शायद मुझे लगता है कि कुछ इश्यूज पर कुछ पार्टीज बात करती हैं तो उनको एक नैरेटिव बना के उसको प्रो मुस्लिम कर दिया जाता है या एंटी हिंदू कर दिया जाता है। ये मैं समझता हूँ कि वो गलत है। जहाँ तक मुझे फ़ायदा मिलने की बात है, मैं नहीं समझता कि मेरे मुस्लिम होने से कोई स्पेशल फ़ायदा मुझे मिल गया। जब मैं बना था तो उस वक्त मुझे पंचायती राज का काम दिया गया था, और उसके कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने देखा कि किस तरह से इसने काम किया है, तो अलग अलग तरह के काम दिए गए। फिर धीरे धीरे उनको जब ट्रस्ट हुआ कि ये हैंडल कर सकता है सेंसिटिव मैटर्स को, तो वो सारे सेंसिटिव मैटर्स दिए गए। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे मजहब की वजह से ये सब काम मिले। वो अपना सरकार का एक काम करने का तरीका होता है, वो उसमें जो कोर फंक्शनरीज होते हैं वो बहुत होशियार लोग होते हैं, उनको सब पता होती है बात कि किन से काम लिया जा सकता है। तो उनसे मुझसे काफ़ी काम लिया उन्होंने। जी। और आज की सरकार, जैसे कि पूरा नैरेटिव ये है कि एंटी मुस्लिम है और मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं उनको दबाया जाता है। क्या आप ये बात मानते हैं कि ये सच है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? देखिए, इसके अलग अलग जवाब हो सकते हैं। कुछ पॉलिटिकल जवाब होते हैं, कुछ एक्टिविस्ट के जवाब हो सकते हैं। मैं एक वकील हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मुझे मेरा जो नज़रिया है देखने का वो अलग तरह का नज़रिया है। और मैं समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह का प्रोटेक्शन है, इक्वल प्रोटेक्शन की बात कही गई है, वो इक्वल प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है मुस्लिम्स को। उसके अलग अलग उदाहरण दिए जा सकते हैं। उसकी बात ये हो सकती है कि साहब, आजकल जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जैसे मस्जिद के सिलसिले में चल रही है, वहाँ इक्वल प्रोटेक्शन नहीं है। कई बार कम्युनल वायलेंस होते हैं। कम्युनल वायलेंस में अलग अलग मौके पर कोर्ट्स में मामला आता रहता है। उन कोर्ट्स के मामलों के फैक्ट्स को अगर आप देखें, एक न्यूट्रल पर्सन देखें, तो उसमें ये लगता है कि पुलिस न्यूट्रल तरीके से काम नहीं करती है। जहां एफआईआर्स होने चाहिए वहां नहीं होते, और जहां छोटे ऑफेंस होते हैं उसको बड़ा ऑफेंस कर दिया जाता है। जहां चार्जशीट तुरंत दाखिल होनी चाहिए, वहां पर चार्जशीट दाखिल होने में बहुत वक्त लग जाता है। कई जगह बहुत एक्सेसिव एक्शन होता है, कई जगह जो एक्शन होना चाहिए उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है।
ये पुलिस एक्शन की बात हो गई। उसके बाद इक्वल प्रोटेक्शन में पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि वो है। और जब मामला जुडिशरी में जाता है तो बहुत सारे मामले होते हैं, उसमें से कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें प्रॉम्प्ट एक्शन हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में मुझे लगता है कि वो दूसरी तरह हो सकते थे, उसमें टाइमली एक्शन लिया जा सकता था, लेकिन कई बार वो बगैर किसी रीज़न के वो पेंडिंग रह जाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि पेंडिंग नहीं भी है, उसको डिसाइड भी कर दिया जाता है, तो उसमें शायद बहुत सारे जो पास्ट के प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट को उस तरह से अप्लाई नहीं किया जाता, तो उसकी वजह से उसका जुडिशियल आउटकम जो है वो अलग हो जाता है। तो प्रॉब्लम तो है कहीं ना कहीं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हर चीज़ सिर्फ इसलिए होती क्योंकि मुस्लिम हिंदू का इशू है, लेकिन मुसलमानों को एज ए क्लास इक्वल प्रोटेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत हद तक वो बात नहीं हो पा रही जो और कुछ मुकदमे में होती है। तो ये सिर्फ प्योरली इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम हैं, आप कह रहे हैं, इसीलिए इतना लूप होल्स हैं, इसीलिए उनको हैरेस किया जाता है? देखिए, इसका जवाब बिल्कुल यस या नो नहीं हो सकता, ये कहीं ना कहीं बीच में है ये बात। तो मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ इसलिए होता क्योंकि मुस्लिम्स हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है क्योंकि वो मुस्लिम है इसलिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं कि अगर ये आज के ज़माने में जो बहुत बड़ा इशू है कि लड़की अगर स्कूल गई तो उसने सर क्यों ढका हुआ है जी। अगर कोई मस्जिद से अजान हो रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वायलेशन है। हम सबको पता है कि साहब अजान के अलावा और बहुत सारे म्यूजिक बजते हैं, शादियों में बजते हैं, नॉन मुस्लिम फेस्टिवल्स में रात को 11-12 बजे तक बजते हैं और कॉन्टिन्यूअसली बजते हैं। जहाँ तक सर ढकने की बात है तो और दूसरे कल्चरल रीजंस की वजह से सर को ढका जाता है जी। तो इस तरह के इश्यूज अगर पब्लिक डोमेन में बन जाते हैं और वो सुबह से शाम तक टीवी डिबेट्स में उसका डिस्कशन होता है, तो उसकी वजह से जो ये शुरुआत होती है वो शुरुआत भले ही छोटे लेवल पे हो, लेकिन वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। और उस नैरेटिव की वजह से जो माइंड होता है, जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में हो या पुलिस सिस्टम में हो या फिर इवन जर्नलिज्म में हो, बहुत हद तक जुडिशियल प्रोसेस में बैठे हुए लोग हैं, उनका माइंड इन्फ्लुएंस होता है उसकी वजह से। और उसकी वजह से अगर वो पर्सन ना चाहते हुए भी वो इतना इन्फ्लुएंस हो चुका होता है कि वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जो है वो बैकग्राउंड में आ जाता है और उसकी वजह से कुछ चीज़ें जो हैं जिस तरह होनी चाहिए थी उस तरह नहीं होती, किसी और डायरेक्शन में चली जाती। आपने अभी सर ढकने की बात करी, आपके मजहब में ऐसा होता है, आपने इसका केस भी किया हुआ है, हिजाब का जो केस है आपने किया हुआ है। तो क्या ये आपका जो ये पर्सनल लॉ है जो ये कहता है कि औरतों को सर ढकना है, तो क्या ये उनके राइट्स का वायलेशन नहीं? क्या पता वो नहीं करना चाहती हो, लेकिन एक उन पे ये चीज थोपी गई है कि नहीं तुम्हें ये करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे यहाँ लिखा है। ये किस हद तक सही है? क्यों औरतों को ऐसे दबाया जाता है या उनसे जबरदस्ती चीजें कराई जाती हैं? क्या ये उनके राइट्स का वायलेशन नहीं है? यही नैरेटिव सेट हुआ है अनफॉर्चुनेटली जी। मुस्लिम्स में इसको अगर इस्लाम के दो पर्सपेक्टिव से इसको देखा जा सकता है, एक इस्लाम के पर्सपेक्टिव से और एक फ्रीडम के पर्सपेक्टिव से। तो पहले इस्लाम के पर्सपेक्टिव से बात कर लें। इस्लाम में एक बहुत बड़ा तबका है जो इस बात को इंटरप्रेट करता है कि लड़कियों को सर ढकना चाहिए। अगर ऐसा होता कि उस पर दबाव डाला जा रहा है तो जितनी मुस्लिम लड़कियां होती वो सब सर ढकती, लेकिन उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 90 से 95% लड़कियां जो हैं वो सर नहीं ढकती हैं, 5% ढकती हैं तो नहीं या 10% तो वो क्या गलत है? एक मिनट जी। तो आपके पहले सवाल पर कि उस पर दबाव डाला जाता है, तो 95% तो आपको मानना पड़ेगा कि उन पर दबाव नहीं है अगर उस नैरेटिव में आप जाएंगे
तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर दबाव की बात होती तो 100% पर होता। एक पूरा एक कलेक्टिव समाज की बात या पूरा एक इस्लामिक सिस्टम की बात होती तो 100% दबाव होता और उसमें 100% लोग जो है वो हिजाब लगाते या पर्दा करते। ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें पूरा समाज ये आके कह रहा है कि नहीं, तुम अगर सर नहीं ढकोगे तो तुमको घर से बाहर नहीं जाने देंगे या तुम्हारी पढ़ाई रोक देंगे या तुमको कत्ल कर देंगे। ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है। लेकिन हाँ, वो जो ढकने वाले लोग हैं वो इस बात को समझते हैं। अगर उनके घर में बात होती है या वो एक इस्लाम को समझना चाहती है, कोई बच्ची 12 साल की है, 14 साल की है, और वो खुद बिलीव करती है कि मुझे ऐसा ढकना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। ये एक तरीका होना चाहिए सोचने का, और यही होता है। क्योंकि अगर दबाव डाला जाता तो 100% पर दबाव होता, और 5% अगर हिजाब कर रहा है तो ये सिर्फ प्रिज्यूम कर लेना क्योंकि उनके पेरेंट्स ने जबरदस्ती की है और इस वजह से जबरदस्ती का ये नतीजा है कि वो हिजाब पहन रहे। ये एक बहुत ही गलत नैरेटिव है, मुझे ऐसा लगता है। पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे और मीडिया में और तरीके से ये आता ही है कि माइनॉरिटी की लेडीज को हर जगह दबाया ही जाता है। देखिए, वो आपको मैं बताऊं, ये एक माइनॉरिटी होने की वजह से नहीं होता जी। ठीक है। वो हमारे यहाँ का एक जो पूरा हिंदुस्तान, जिसमें आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, सबको, ये जो पूरा लार्जर एरिया है हिंदुस्तान का, वो एक वहाँ का एक समाज है, वहाँ का एक रहन सहन है जिसकी छाया हर मजहब पे पड़ी है। आप ये बता दीजिए कि कौन ऐसा काम है उसी क्लास का, एक मजदूर क्लास अगर मुसलमान का है और उनकी औरतें जो करती हैं, क्या हिंदू के उसी मजदूर क्लास के लोग की औरतें नहीं करती? आप अगर एक मजहब के किसी उस तरह के क्लास का ले लेंगे जो दिन भर काम करता है, थक के आता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, उसका एग्जाम्पल उठा लेंगे आप, और फिर आप किसी दूसरे कम्युनिटी के एक पढ़े लिखे सोशली अपराइट ग्रुप से अगर मुकाबला करेंगे तो वो तो आधार ही गलत है ना। अब अगर कोई मुस्लिम, फॉर एग्जाम्पल मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में अगर कोई हिजाब करता है, जो कि मेरी मदर जरूर करती हैं, मेरी वाइफ नहीं करती, अगर कल होके मेरी वाइफ डिसाइड करे कि मुझे करना है हिजाब, तो प्रिजम्पशन मेरे खिलाफ आएगा कि मैंने उसको दबा दिया। बिल्कुल। ये जो सोच है वो इसी बात का नतीजा है। इसका मतलब आप उस लेडी, जो एक मैच्योर्ड लेडी है, पीएचडी किया हुआ है उसने, वो कल डिसाइड करती है कि नहीं मुझे हिजाब पहनना है, तो आपने उसकी एजेंसी को 1 मिनट में डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर वो 12th क्लास भी पास है, अगर वो लेडी रहती है अपने घर में बच्चों के साथ, लेकिन वो ये समझती है कि नहीं मुझे पर्दा करना है, मुझे दूसरे को अलाउ नहीं करना है कि मेरी प्राइवेसी को टच करे, तो वो अपने हिसाब से कपड़े पहन सकती है। हाँ, जबरदस्ती की जहां तक बात है तो जबरदस्ती तो अलग अलग तरह की होती है। वो कितने दिन तक जबरदस्ती चलेगी? वो नहीं चलती। जबरदस्ती कोई परमानेंट नहीं होती किसी की लाइफ में। ठीक है, आपका कहना भी सही है कि ज़बरदस्ती कितने दिन चलती है, लेकिन ये चलती ही आ रही है, ये हम देखते ही आ रहे हैं। तो ज़बरदस्ती का शायद लेवल पहले कुछ और था, अब कुछ और है। अब शायद लोगों को ये दिख रहा है, इस वजह से या होता है। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि राइट्स दबाए जाते हैं। कि मैं आपको बताऊं, देखिए मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये प्रिजम्पशन क्यों हुआ है। मैंने इसलिए बताया आपको कि ये एक सोशल स्ट्रक्चर का रिजल्ट है जी। ये मजहब से इसका कोई, मुझे नहीं लग रहा कि डायरेक्ट नेक्सस है। हाँ, एक प्रिजम्पशन जरूर है, बहुत सारे लोगों के जहन में ये प्रिजम्पशन है कि दबाया जाता है। अब वो प्रिजम्पशन मुझे तो बहुत ही अनजस्टिफाइड लगता है। अब वो धीरे धीरे वक्त के हिसाब से वो शायद होगा। देखिए, इस्लाम में चूँकि ये काफ़ी कॉन्वर्सेशन इस्लाम और नॉन मुस्लिम प्रैक्टिसेस पे चला गया है जी। ये बात शायद लोग नहीं समझ पाते कि इस्लाम जब 1400 ईयर्स या 14.5 हो गया इसको, जब आया, तो उस वक्त इस रिलीजन में क्या करना है नहीं करना है उसके नॉर्म्स सेट कर दिए गए थे। बहुत सारे लोग उस नॉर्म्स को
मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग अपने हिसाब से मानते हैं उसको, राइट। वो क्यों ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आपके पास एक वैसे मुल्क में रह रहे हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन आपको फ्रीडम देता है, तो आप अपने हिसाब से रहते हैं। बहुत सारे लोग उसी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम को इस्तेमाल करते हुए मजहब के उस एस्पेक्ट को मानते हैं जिसके खिलाफ एक नैरेटिव है कि जबरदस्ती के जरिए किया गया है, राइट। मैं अगर नमाज पढ़ता हूं तो मैं अपने बिलीफ से पढ़ सकता हूं, जिसकी आज़ादी आर्टिकल 25 में हमको मिली हुई है। बहुत सारे मुसलमान इस मुल्क के हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं जी, तो कोई मौलवी उन पे डंडा तो मारता नहीं है जाके। तो सारे प्रैक्टिसेस को उस बैकग्राउंड में देखने की जरूरत है, बनिस्बत इसके कि इस नैरेटिव में जाएं। अब ये देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो सुप्रीम कोर्ट में तलाक का फैसला आया था जी, तलाक के फैसले से पहले बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऑर्डर्स हैं जिसमें इस बात पर काफ़ी जोर दिया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कई बार सुप्रीम कोर्ट के ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही वैसे थे कि जिसको अवॉइड किए जा सकते थे, क्योंकि इस मुल्क की जो डाइवर्सिटी है उसके हिसाब से वो एक अलग डिबेट है, उस पर भी बात हो सकती है जी। और वो धीरे धीरे बिल्टअप होता रहा, और जो तलाक का मसला आया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें वो कैसे आया ये आज किसी को नहीं पता, कि या पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो किताबों में है जिस पर बात नहीं होती। कि एक हिंदू सक्सेशन एक्ट का मैटर था जी, उसमें बात ये होनी थी कि जो डॉटर्स होती हैं उनको भाई के बराबर हक जो मिलने का पार्लियामेंट ने 2005 में कानून पास किया था, वो उस पर लागू होना चाहिए उस लड़की पर या नहीं होना चाहिए। प्योरली हिंदू पर्सनल लॉ का मैटर था। उसको डिसाइड करते करते फाइनली उसको जिस तरह भी डिसाइड करना था, ये कह दिया गया कि नहीं, वो उनको उस फैक्ट्स में उस लड़की को भाई के बराबर नहीं मिलेगा, आधा ही मिलेगा। लेकिन वो पार्ट 2 उसका लिखा गया, उसमें कहा गया कि मुसलमानों के यहाँ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है जी, तो मुसलमान वहाँ कोई नहीं थे बिल्कुल, और उस पर PIL होना चाहिए, और वो PIL रजिस्टर हो गया, और फिर उसके बाद PIL चलता रहा, और PIL चलने के बाद एक कोई उत्तराखंड की लड़की थी, वो शायरा बानो, जिनका ऑलरेडी तलाक हो चुका था जी जी जी, उन्होंने इंटरवीन किया, और बाद में जब फाइनल जजमेंट आया तो वो शायरा बानो बन गया वो जजमेंट, अदरवाइज वो सुओ मोटो प्रोसीडिंग चल रही थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन की जहाँ तक बात है, कुछ कम्युनिटीज़ में रिलीजन के जरिए न तलाक का कॉन्सेप्ट था, न सक्सेशन का कॉन्सेप्ट था, न कस्टडी का कॉन्सेप्ट था। ये जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं वो कुछ रिलीजन में था ही नहीं। कुछ रिलीजन में जैसे शादी का कॉन्सेप्ट है वो सैक्रामेंटल कॉन्सेप्ट है, मुसलमानों के यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल है बिल्कुल। लेकिन मुसलमानों के यहाँ क्या था कि फ्रॉम द डे 1 किसका प्रॉपर्टी में कितना शेयर होगा, कस्टडी कहाँ जाएगी, जुडिशियल सेपरेशन शादी से पहले कैसे होगा, जो 30 डेज का जुडिशियल सेपरेशन का कॉन्सेप्ट आया है उसको आप ट्रेस कर सकते हैं इस्लामिक प्रोविजन में। क्योंकि पहले वहाँ जो एक तरीका होता है तलाक देने का, उस तलाक में ये होता था कि आप एक पहला तलाक देंगे तो 30 दिन तक नहीं रहेंगे, फिर दूसरा तलाक देंगे, फिर 30 दिन तक साथ नहीं रहेंगे। एक दूसरा तरीका है तलाक देने का जिसमें एक बार तलाक दे दिया, 30 दिन तक अगर सेटलमेंट नहीं हो पाया तो फिर आप का फाइनल मान लिया जाएगा, फिर परमानेंट सेपरेशन हो जाएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है वो सब मुसलमानों के यहाँ पहले दिन से है। और मुसलमान चूंकि कुरान को अपनी फाइनल अथॉरिटी मानते हैं रिलीजन की, तो इसलिए वो इंसिस्ट करते हैं कि मुझे उससे गवर्न होने दिया जाए। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जहां कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि लड़की का तलाक हो सकता है कि नहीं हो सकता, जैसे कुछ रिलीजन में तलाक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था क्योंकि सैक्रामेंट था, तलाक ही नहीं हो सकती जी। उसको फादर की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा ही नहीं मिलेगा, उसका कुछ पता ही नहीं था कि कैसे, रिलीजन से नहीं आ रहा था, तो उसके लिए लॉ बनाए गए जी, जो 1955 के बाद से आज तक वो डेवलप हुए हैं। वो अच्छी बात है। अब एक स्कूल वो है जो ये समझता है कि मुझे रिलीजन से गवर्न होना है, दूसरा स्कूल ये है कि वो ये समझता है कि जो मॉडर्न ट्रेडिशंस के हिसाब से जो स्टैट्यूट के जरिए जो इक्वल
बनाया गया है मैन और वुमेन को, हमें उसके हिसाब से चलना है। तो उसका एक टसल है, मैं उसको इस तरह देखता हूँ। और वो टसल चलने वाला है अभी, क्योंकि समाज में उतनी मैच्योरिटी नहीं आई है। ये डॉक्टर अंबेडकर ने भी जब आर्टिकल एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जब लिखा था कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए जाने पर कोशिश की जाएगी, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि एक मैच्योरिटी आएगी तब लोग खुद कहेंगे कि हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए। उस स्टेज पर ये चीज लाई जा सकती है। या फिर ये हो सकता है कि उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि साहब आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ये बना है, अगर आप चाहते हैं तो इस ऑप्शन के जरिए आप गवर्न हो जाइए। तो वो एक पूरा कॉन्सेप्ट है उसके बैकग्राउंड में। और ये टसल जो मैंने आपको बताया वो टसल है। तो इस टसल में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी तो शायद। पर जैसे आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इशू सो मोटो ही उठा लिया और ये फिर एक लैंडमार्क हो गया कि ट्रिपल तलाक को अबॉलिश कर दिया जाए, तो क्या एक तरीके से मुस्लिम औरतों के लिए एक लिबरलाइजेशन नहीं हुआ? ये क्या वो इस बात से खुश नहीं थी कि, या वो ये सोच रही थी कि अरे अब तो हमारे तो धर्म में ये बोला जाता है, अब ये नहीं होएगा, फिर हम क्या करेंगे? या आपके वर्ग के मर्दों को ये लगा कि नहीं, क्या औरतों को ज्यादा पावर आ गई है क्योंकि ट्रिपल तलाक कोर्ट ने हटा दिया है और अब उनके पास अनड्यू पावर है, वो कुछ भी कर सकती हैं? ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है। उसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। देखिए, कोई भी कानून जब बनता है तो वो कागज़ पर एक होता है और उसका ऑन द ग्राउंड वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है वो एक अलग बात होती है। मुझे लगता है कि वो भी इस इशू पर, तलाक के इशू पर भी ये देखना चाहिए कि ऑन द ग्राउंड क्या फ़र्क पड़ा है। क्योंकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और मैं उसमें एक वकील हूँ, तो मैं इसमें अभी बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसा नहीं है जो बातें आपने कही हैं उसे ये देखना चाहिए कि ऑन द ग्राउंड कितना फ़र्क पड़ा है। और इसी वजह से शायद सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि डेटा मंगवाया जाए कि 2019 के बाद अब तक इस कानून से क्या फ़र्क पड़ा है। तो जब डेटा आएगा तो उस पर कोई एनालिसिस होगा। बिल्कुल। और अब हम बड़े जजमेंट्स की बात ही कर रहे हैं, तो अयोध्या और बाबरी मस्जिद की बात ना हो तो मज़ा नहीं आएगा आपसे बात करने में। आप मुस्लिम पक्ष के वकील रह चुके हैं, हाई कोर्ट का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, क्या लगता है आपको, क्या आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है? देखिए, ये बात तय है और ये बात सभी ने माना कि 1528 में वहाँ पर एक मस्जिद बनी और वो मस्जिद बनी, ढांचा नहीं बना। और वो 1992 तक वहाँ रही जब तक कि उसे तोड़ ना दिया गया। जिस तरह से भी तोड़ा गया वो एक अलग विषय है। बिल्कुल। 1528 से 1992 तक एक मस्जिद रही वहाँ पर, ये फैक्ट है। पर हाई कोर्ट ऐसा नहीं मानती। हम उस पर आएंगे जी। जहाँ तक राम जन्मभूमि होने का सवाल है, वो कोर्ट भी मानती है कि वो एक बिलीफ है। किसी ने नहीं कहा कि ये फैक्ट है। तो यहाँ पर एक बिलीफ एक तरफ और दूसरी तरफ वहाँ मस्जिद रही, उस दोनों का टकराव था और कोर्ट्स ने उस पर फैसला दिया। दोनों कोर्ट ने दिया, पहले हाई कोर्ट ने भी दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। हाई कोर्ट ने एक तरीके से दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे तरीके से दिया। लेकिन अल्टीमेटली एक जो बिलीफ सिस्टम था वो जजमेंट का वर्डिक्ट बन गया। तो कानून को समझने वाले लोग या कानून की बात करने वाले लोग इस बात को इंट्रोस्पेक्ट करें कि फैक्ट्स की बुनियाद पर जजमेंट आने चाहिए या बिलीफ की बुनियाद पे जजमेंट आने चाहिए, जो कि आए। तो उस बैकग्राउंड में अगर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जजमेंट जजमेंट के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। जी, पर ये तो पूरे दुनिया में मशहूर है कि अयोध्या राम जन्मभूमि ही है, ये सभी का मानना है। और हाई कोर्ट भी कहती है वहाँ कभी मस्जिद थी ही नहीं। नहीं, हाई कोर्ट ऐसा नहीं कहता।
और अगर हाई कोर्ट ये कह रहे हैं कि मस्जिद नहीं है तो और ज़्यादा गलत हो जाता है वो जजमेंट। क्योंकि अगर ये कहते हैं कि बाबर के जनरल मीर बाकी ने आकर उसको बाबर के ऑर्डर पर ये मस्जिद को बनवाई और हर जगह ये इस्तेमाल होता है कि मस्जिद को बनवाया, तो मस्जिद किस लिए बनती है? नमाज पढ़ने के लिए। अगर किसी इलाके में कोई मस्जिद बनाता है और उसमें कुछ वक्त नमाज हुई कुछ वक्त नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मस्जिद का नेचर चेंज हो जाएगा। तो अगर हाई कोर्ट ये कहता है कि वो मस्जिद थी ही नहीं, तो मैं तो समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही एक गलत नज़रिया है देखने का। हाई कोर्ट हमारे मुल्क में तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ को डिसाइड किया जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मामले में हमारे जो जजेस हैं जो कह देते हैं वही कानून बन जाता है और फिर वो वही नैरेटिव बन जाता है। कई बार जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इसेंस है उसके कॉन्सोनेंस में नहीं होता, लेकिन फिर भी जज साहब ने चूंकि कह दिया है तो फाइनल है, वो हम सब मान लेते हैं फाइनल। तो अब अगर हाई कोर्ट के जज साहब ने ये कह दिया कि वो मस्जिद नहीं थी तो ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से समझ के कह दिया, लेकिन मैं इस बात के लिए फ्री हूँ कि ये कह सकूँ कि वो गलत जजमेंट है अगर इस तरह की बात कही तो। लेकिन ये 3 जजेस की बेंच थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसमें आपके माइनॉरिटी जैसे कहते हैं जज साहब थे, SU खान साहब। जजमेंट के बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहीं आना जाना बंद कर दिया, कहीं भी दिखते नहीं थे अपने रिटायरमेंट के बाद। ये सुनने में आता है कि उनकी कौम ही उनके खिलाफ हो गई थी क्योंकि ऐसा जजमेंट आया। ये किस हद तक सही है और क्या ये ऐसा होता है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ उसी सोसाइटी में वो आके रहते थे और वहाँ तो किसी ने उनका बायकॉट नहीं किया था। फिर कुछ दिनों के बाद वो लखनऊ चले गए जी। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो नज़रिया है देखने का वो मुझे लग रहा है कि बहुत ही गलत नज़रिया है। देखिए, जब तक वो जज थे, चाहे और 2 जजेस थे उसमें, उन जजेस ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी डिस्चार्ज किया जी। उसमें ये अलग बात है कि एक मुस्लिम को भी रखा गया, एक और बाकी, ताकि वो उसको थोड़ा बैलेंस किया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तीनों जजेस ने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी डिस्चार्ज किया, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में गलतियां हो सकती हैं। उसमें गलतियां हुई। तो आप कह रहे हैं कि जजेस गलत थे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जब कोई फैसला देता है तो जाहिर है उसमें वो फाइनल हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो सब सही हो। बहुत सारे फैसले गलत भी होते हैं। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो लार्जर बेंच को क्यों रेफर होते इश्यूज, अलग अलग इश्यूज। अभी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो 30 साल पहले फैसला किया गया है वो 30 साल बाद उसको ओवरटर्न कर दिया जाता है। हाई कोर्ट से कुछ फैसले होके आते हैं, सुप्रीम कोर्ट से उसको सेट असाइड कर दिया जाता है। तो गलत है इसलिए किया जाता है ना। तो फैसले गलत होते हैं और खूब होते हैं और बहुत अच्छे फैसले भी होते हैं, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। पर आप सहमत नहीं है, ये बात पक्की है? हाँ, ये तो क्लैरिटी है कि ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमति है और ना ही हाई कोर्ट के फैसले से सहमति है। जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया था हाई कोर्ट का, तो जब मुझे याद है 2010 की बात है, ये 11 में मई 2011 में वो टेकअप हुआ था हियरिंग के लिए। तो उस वक्त जो 3 जजों की बेंच थी उसमें जस्टिस लोढ़ा 2 जजेस के पास आया था शायद। तो जस्टिस लोढ़ा ने कहा था कि ये सूट फॉर टाइटल था, ये सूट फॉर पार्टीशन कैसे हो गया? तो वो तो दिख रहा था सामने कि इसमें कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हैं। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसाइड किया एक तरीके से, तो उसमें दूसरे तरह की गलती है जो मैं समझता हूँ। जी, आपने केवल गलतियों की बात करी यहाँ पे, ये बढ़िया था। लेकिन अब जैसे हम आपसे इस बारे में बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के बारे में कुछ आपसे बात करते हैं कि ये तरीका आजकल जो सुप्रीम कोर्ट में चलन है, जो आप भी सीनियर एडवोकेट हैं, हम लोग भी सब लोग ने देखा है,
सुप्रीम कोर्ट में केवल सीनियर एडवोकेट की ही क्यों जजेस सुनते हैं? जूनियर एडवोकेट्स को वो मौका क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, इसमें इस बात से मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जूनियर्स को नहीं सुना जाता। देखिए, सीनियर जब कोई बनता है, जैसे मेरे केस में ही ले लीजिए जी, तो मुझे पूरा एक रिकॉर्ड देना होता है कि मैंने क्या किया है, उसकी कितनी जजमेंट्स हैं, किस किस केस में आपने खुद बहस की है, किस केस में आपने सीनियर को असिस्ट किया है, उसका एक पूरा एक मसौदा तैयार करके दिया जाता है। जी। और अगर मुझे नहीं सुना गया होता एज नॉन सीनियर तो वो कहाँ से देता मैं? पर आप स्टेट के भी वकील थे तो उसका भी फायदा आपको मिला था। वो सबको मिलता है, वो जूनियर वकील ही होता है जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। पर हर कोई स्टेट पैनल पे हो ही नहीं पाता है। हर वो स्टेट का वकील ही सीनियर नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ अलग अलग फर्स्ट जनरेशन वकील को आप अगर ले लीजिए, आपके यहाँ कोई जूनियर आया, किसी के यहाँ भी कोई जूनियर आता है, वो आज के दिनों में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसे लगता है कि मैं इस प्रोफेशन में टिक नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे सर पे किसी गॉडफादर का हाथ नहीं है, या मैं किसी भी सिटिंग जजेस को नहीं जानता हूँ, या मैं उससे कोई रिलेशन नहीं है। ये चीज़ें बहुत इस पेशे में आ चुकी हैं, बिल्कुल अंदर तक आ चुकी हैं। बहुत बच्चे इसीलिए मेंटली भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेरा यही पूछना है आपसे कि जूनियर वकीलों का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। वो कहीं ना कहीं उनकी वकालत इसी बात पे चल रही है कि सो एंड सो सीनियर को एंगेज कर लेते हैं तो ये मैटर निकल जाएगा, क्लाइंट हमारे पास ही रह जाएगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे। ये पूरा एक सिनेरियो बन गया है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, मैं खुद फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। मेरे फैमिली में और कोई लॉयर नहीं था। जी जी। और अब शायद नए बच्चे जो अगली जनरेशन के फैमिली में हैं वो शायद आ जाएं, वो एक अलग जी बात जी है। जी बिल्कुल। जब आपका कोई रिश्तेदार कोई वकील होता है या कोई जज होता है, उससे कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलता है। फ़ायदा इस तरह मिलता है कि आप चीज़ों को देखते हैं, आपको जो आपका जो लीगल इक्विपमेंट है, आपकी जो समझ है, आपको जो सिस्टम को जानने का एक तौर तरीका है, वो सब में शुरू से ही आपको कुछ फ़ायदा हो जाता है जी। तो यू आर बेटर स्किल्ड देन अ पर्सन हु इज़ अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर। ठीक, तो एक तो फ़ायदा यही हो गया। दूसरी बात ये होती है कि जब आप कोर्ट में जाते हो तो आपको चीज़ें बिल्कुल नई नई नहीं लगती है, क्योंकि आपने देखा है कि घर में ये सुप्रीम कोर्ट के केसेस इस तरह रिपोर्ट होके आते हैं और उसको ऐसे पढ़ा जाता है। ऑन दी अदर हैंड, मैं अगर फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ तो मैं अचानक से पहुँच गया तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नई जगह है, तो उसमें थोड़ा सा वो एक गैप क्रिएट हो जाता है उनमें जो फर्स्ट जनरेशन है और जो 2-3 जनरेशन से वकालत के पेशे से जुड़े रहे हैं। तो उसमें फिर वहाँ पर कई बार ऐसा लगता है कि मुझे खुद कई बार ऐसा लगा कि मुझे इतना एफर्ट क्यों लगाना पड़ता है। Whereas on the other side, I see that they don't need to put that much effort. तो वो तो इस किसी भी पेशा का मुझे लगता है कि ये हिस्सा है। आप मेडिसिन के प्रोफेशन में आप चले जाएं, वहाँ भी जिसकी पूरी फैमिली या उसके 2-4 जनरेशन से डॉक्टर हैं और जो कोई फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर है, तो वहाँ भी ये बात होगी शायद। मुझे कोई ऐसा तजुर्बा नहीं है, लेकिन ज़रूर होगा वहाँ भी। तो सिर्फ ये बात कह देना कि चूँकि आप किसी फैमिली से आते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। अल्टीमेटली आपका खुद का काम, आप कितना हार्डवर्क कर पाते हैं, कितना वक्त दे पाते हैं, कितना डेडिकेशन है आपका, कितना कमिटमेंट है आपका, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये अलग बात है कि वो थोड़ा वक्त लग जाता होगा किसी वैसे लोग को जो लॉयर्स हैं जिनकी पूरी जनरेशन रही है वकालत में, वो कुछ अचीव कर पाते हैं अगर 20 साल में, तो हो सकता है उसके लिए मुझे 25 साल लग जाए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना ज़्यादा एक्यूज करना चाहिए सिस्टम को कि सिर्फ सीनियर्स की सुनते हैं या फिर सिर्फ वो लोग इसमें कामयाब हो पाते हैं जिनके पेरेंट्स जजेस या लॉयर्स हैं। इस थ्योरी को मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानता, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कुछ अपर हैंड होता है
ये यहाँ Generational तक कह lawyers सकते हैं। का। इसको और ज्यादा एग्जेजरेट करना मुझे लग रहा है पूरे सिस्टम के खिलाफ नाइंसाफी होगी, और पूरे जुडिशरी में जितने जजेस बैठे हुए हैं उनके साथ भी नाइंसाफी होगी, क्योंकि मुझे वो चांस मिला है जब मैं सीनियर नहीं था, और मैं अपने तजुर्बे से तो कम कह सकता हूँ कि इतनी नाइंसाफी नहीं होती जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हैं उनके साथ। अब जैसे आप कोर्ट की क्राफ्ट की बारे में बात करें, या आज के जनरेशन के सोशल मीडिया के बारे में बात करें, आजकल जजेस, लॉयर्स अपने आप को एडवर्टाइज करने की कोशिश करते हैं थ्रू सोशल मीडिया। जजेस कभी कभी सुप्रीम कोर्ट, हमने सुना है, रात में 3 बजे भी बैठ जाती है। कभी कभी कोई मैटर है, उसको तारीख लग रही है, कुछ नहीं काम हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये केवल अपने ऊपर लाइमलाइट खींचने की बात है कि ये वो वाकई में काम करना चाहते हैं? देखिए, पहले तो आपका जो सवाल है सोशल मीडिया, लॉयर्स, एडवर्टाइजिंग, ये तो बार काउंसिल रूल्स के खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये मैं ज़रूर देख रहा हूँ कि कोई ना कोई बहाने से, किसी न किसी वजह से उसको इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि वो कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में बने रहें। ये पूरी तरह से गलत नहीं भी है और कुछ हद तक गलत भी है। तो अब उसमें लाइन कहाँ ड्रॉ करना है, वो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। कौन करेगा ये लाइन ड्रॉ, जब जजेस ही ऐसा ये काम कर रहे हैं कि खुद के ऊपर ही वो स्यूमोटो मैटर्स उठा लेना? सुप्रीम कोर्ट जैसे आजकल बहुत मैटर्स है, जैसे आपने अभी मेंशन किया ट्रिपल तलाक का मैटर जो था, वो सुप्रीम कोर्ट को लगा कहीं से और उन्होंने उठा लिया। ऐसे बहुत से ऐसे मैटर्स हैं। आरजी कर रेप केस है, वो भी स्यूमोटो उठा लिया कि नहीं बहुत गलत हो रहा है, उसमें कोई निष्कर्ष नहीं आया, कुछ भी नहीं हो पाया, वो मैटर ऐसे के। लेकिन उन जजेस के ऊपर एक मीडिया का अटेंशन जरूर चला गया। मुझे नहीं लगता कि बाकी आगे पीछे कोई काम हुआ था उस समय, लेकिन आप इसके बारे में क्या कहें कि किस हद तक ये सही है या किस हद तक ये गलत है? कौन लाइन ड्रॉ करेगा? देखिए, लाइन तो अल्टीमेटली ड्रॉ करना पड़ेगा कोर्ट को ही। उसमें मैं नहीं समझता कि उसको लाइन ड्रॉ करने के लिए कोई एक्सटर्नल मैकेनिज्म आएगा। ये कोर्ट का काम है। कोर्ट खुद लाइन ड्रॉ, मुझे लगता है कि बहुत हद तक लाइन ड्रॉ करते हैं वो। यस, यू आर राइट, कई जगह पर ऐसा समझ में आता है कि शायद इसमें ज़रूरत नहीं थी। आप ये देखिए, हिंदुस्तान के जो मसले हैं, हमारे मुल्क के जो मसले हैं, वो अलग अलग तरह के हैं। बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो इस मुल्क की डाइवर्सिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी से रिलेटेड है, एक सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है। उसको ठीक करने की जिम्मेदारी मुझे नहीं लग रहा कि वो रातों रात कोर्ट के जजमेंट से आ जाएगा या पार्लियामेंट के ज़रिए कोई कानून पास कर दें और वो सब ऑन द ग्राउंड ठीक हो जाएगा। उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि पहले स्कूल को ठीक किया जाए। जब स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन आएगा तो उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ेगा, और मुझे लगता है कि जो जुडिशरी का भी काम कम हो जाएगा और एग्जीक्यूटिव का भी काम कम हो जाएगा और लेजिस्लेचर का भी काम कम हो जाएगा। मैं इस बैकग्राउंड में बता रहा हूँ क्योंकि फिर आपने तलाक की बात की कि सुओ मोटो क्यों हुआ। वो उसकी वजह अलग है मेरे क्रिटिसिज्म की कि वो नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत सेंसिटिव इशू है, उसके कोर रिलीजियस बिलीफ से जुड़ा हुआ इशू है। तो उसमें अगर कोर्ट कोई जजमेंट पास कर दे तो ठीक है, कोर्ट का अख्तियार है, जजमेंट पास कर सकते हैं, लेकिन उससे कितना फर्क पड़ेगा ऑन द ग्राउंड, जो असल मकसद है जजमेंट पास करने का, वो अचीव होगा कि नहीं होगा वो नहीं मालूम। लेकिन उससे क्या होगा कि एक पब्लिक डोमेन में एक रोज कुछ ना कुछ बात करना और एक दूसरे पे कीचड़ उछालना या फिर एक हेट जैसा माहौल क्रिएट करना, उसमें बहुत मदद मिलती है लोगों को। उस वक्त शायद ये लोग नहीं समझते। देखिए कि 2002 की TMA जजमेंट थी, उसमें एक पैरा नंबर 158 मुझे लगता है कि हर लॉ स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए जी। उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि हमारा जो मुल्क है, उस वक्त उन्होंने कहा था कि 1 बिलियन पॉपुलेशन है और आज 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है। उसमें उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो है, हमारे मुल्क में जो हमारा
उसमें टोटल 6 इथनिक ग्रुप्स हैं, लार्ज इथनिक ग्रुप्स हैं, कोई 52 मेजर ट्राइब्स हैं, 6 मेजर रिलीजन्स हैं और 6400 कास्ट्स एंड सब कास्ट्स हैं जी, 18 लैंग्वेजेस हैं और इस तरह के पूरे समाज को जोड़कर हम पूरे हिंदुस्तान को देखते हैं। और ये सब जो छोटे छोटे ग्रुप हैं उनकी सबकी अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है और उस आइडेंटिटी को कंटिन्यू करने की एक हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में एक प्रोटेक्शन है कि उस आइडेंटिटी को कंटिन्यू करें। और ये छोटी छोटी आइडेंटिटीज मिला के उनको छोटा छोटा मार्बल समझा जाए और उस पूरे मार्बल को जब इकट्ठा कर दिया जाए तो जो पीस बनता है वो एक हिंदुस्तान बनता है जी। अब इस बैकग्राउंड में अगर कोर्ट उसको जैसे मणिपुर के मामले को सेटल करना चाहे या एक मुस्लिम्स के यहाँ जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सेटल करना चाहें या मुस्लिम इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सेटल करना चाहें तो वो कोर्ट के जजमेंट से नहीं हो सकता। इस बैकग्राउंड में मैंने कहा था कि तलाक वाले इशू पर सुओ मोटो लेना शायद मुनासिब नहीं था कोर्ट को उठाना, जबकि वो इशू ही कुछ और था। एक मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन कर दिया जॉन वलोत्तम में कि मैरिज और सक्सेशन जो है वो रिलीजन का मैटर नहीं है। मैंने आपसे डिटेल में बात की कि बहुत सारे रिलीजन में नहीं है लेकिन मुस्लिम्स के यहाँ है। गलत है सही है एक अलग बात है, लेकिन ये कह देना कि रिलीजन का मैटर नहीं है वो अपने आप में सही नहीं है। अब आइए अब दूसरे एस्पेक्ट पे, सुओ मोटो बहुत सारे इश्यूज पे जरूर उठाना चाहिए, कोर्ट को विजिलेंट रहना चाहिए और कोर्ट करती रही है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा कैसे आया? अगर कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता तो वो नहीं हो पाता। तो जो लार्जर इश्यूज होते हैं इस तरह के जिसमें बहुत ज्यादा किसी पर अत्याचार हो गया हो, बच्चे को कन्फाइन कर लिया गया हो, या फिर जो बहुत ग्रेव नेचर के इश्यूज होते हैं जिसमें आप कानून का इस्तेमाल करके किसी को आप प्रिजन से निकाल सकते हैं, या प्रिजन रिफॉर्म की बात आ गई, तो इस जहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म है, जहाँ पे किसी को आप डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप प्रिजन में ये सब चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, आप इसको ठीक करिए। इलीगल अरेस्ट्स हो रहे हैं जहाँ पर पुलिस एक्शन एक्सेसिव हो रहा है, तो वहां पर कोर्ट का इंटरवेंशन सुओ मोटो बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जहां पर जस्टिफाइड है। जहां तक आपने आरजी कार की बात करी, मुझे लगता है सुओ मोटो एक्शन लेना गलत नहीं था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से डेवलपमेंट हुए वो शायद दूसरी तरह से हो सकते थे। कोई फैसला नहीं आ पाता ऐसे बड़े मैटर्स में, रेप के मैटर्स में कभी हमने नहीं देखा कि कुछ तुरंत एक्शन लिया जाता है। मैटर भले ही कोर्ट अपने हाथ में ले लेती है, लेकिन तुरंत सजा क्यों नहीं करती है? क्यों अपने आप को वो इतना होल्ड करके बैठते हैं कि नहीं अभी पहले ये इन्वेस्टिगेशन हो जाए, फिर ये पेपर आ जाए या कुछ हो जाए? क्यों हम अपने आप को इतना होल्ड करके रखते हैं? हम दूसरों देशों से तो बहुत प्रेरणा लेने की कोशिश करते हैं, उन्होंने तुरंत ऐसा कर दिया, लेकिन हम ये क्यों नहीं कर पाते? हम किस को लेके ये रुके हुए हैं? देखिए, जो क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस है उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, और उसी की वजह से हमारे यहाँ एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हुआ करता था। अब वो नया कोड आ गया है सुरक्षा संहिता के नाम से, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। तो उसमें पूरा डिटेल एक प्रोसीजर होता है। अब उस प्रोसीजर के ज़रिए चीज़ें FIR रजिस्टर होने से लेके और फाइनल जजमेंट जब तक आता है वो उस प्रोसीजर के ज़रिए होता है। अदालतों से ये एक्सपेक्ट करना कि 3 महीने या 2 महीने के अंदर में क्रिमिनल इश्यूज सारे फ्रॉम इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस टिल फाइनल जजमेंट वो 3 महीने में हो जाए, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उम्मीद करना होगा और बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को मैकेनिकल देखना चाहते हैं। सर लेकिन प्रोसेस फॉलो करते करते तो साल हो जाते हैं। मैं आ रहा हूँ जी।
लेकिन वो प्रोसेस फॉलो होना चाहिए एक रीजनेबल ड्यूरेशन में। रीजनेबल ड्यूरेशन में कब होगा? जब जो उसका जो मेन प्लेयर है उस सिस्टम का, वो पुलिस है। वो पुलिस जब अपना काम वक्त से करेगी तो वक्त से चार्जशीट फाइल हो जाएगी। चार्जशीट फाइल होने के बाद जब कोर्ट में मामला जाएगा तो कोर्ट का एक अलग प्रोसेस है, उस पर भी बात कर लेंगे। कोर्ट फिर उसको डिसाइड कर देगा जी। अब एक कोई मामला, आज मैंने खुद उसको एक्सपीरियंस किया है कि 2020 में दिल्ली में कम्युनल वायलेंस हुआ। जी। किसकी गलती थी, क्या हुआ, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन आज हम 2025 में हैं, उसमें बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें एक को मैं भी देख रहा हूँ, सुपरवाइज कर रहा हूँ, कि उसमें कंप्लीट चार्जशीट तक फाइल नहीं हुई है। और आज हम 2025 में 2025 में है। जी। तो इसका दोष आप न्यायालय पे नहीं डालेंगे ना, ये कोर्ट पे नहीं जाता। तो पहला स्टेप जो है, जिस पर सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए, कि पुलिस रिफॉर्म, पुलिस के फंक्शनिंग पे जब तक आप बहुत जबरदस्त तरीके से सवाल नहीं उठाएंगे, जबरदस्त तरीके से उनकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स नहीं करेंगे कि आप किस बेसिस पर किसी मैटर में आप एफआईआर रजिस्टर कर लेते हैं और किसी मैटर में आप एफआईआर रजिस्टर ना करके और उस सिटीजन को कोर्ट जाना पड़ता है, वहां से डायरेक्शन लेके आए एफआईआर करें। आखिर ये क्यों हो रहा है? ठीक है, एफआईआर रजिस्टर आपने करा ली, बड़ी मुश्किल से आप अदालत गए, अदालत से ऑर्डर लेके आ गए, आपने एफआईआर रजिस्टर करा ली, उसके बाद 2 साल तक उसमें चार्जशीट फाइल नहीं होती। इसका जवाबदेह कौन होगा? अगर ठीक है, चार्जशीट फाइल हो गई, चार्जशीट में कुछ ऐसा लेकुना रह गया जिसको पुलिस फिल कर सकती थी, लेकिन आपने फिल नहीं किया। वो अदालत में गया, अदालत ने जो कानून है उसको लागू किया और उन्होंने कह दिया कि ये मामला नहीं बनता, इसको खारिज किया जाए, बिकॉज इसमें ये प्रॉब्लम है। उस स्टेज पर पुलिस के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या होता है हमारे मुल्क में? क्यों नहीं, यही तो मेरा सवाल है कि ये इसलिए नहीं होता कि irrespective of which regime is holding the power, nobody is interested in police reform, because उनके जितने काम हैं वो पुलिस के जरिए होते हैं। पुलिस का अगर रिफॉर्म हो जाए, पुलिस को अगर ये कह दिया जाए कि आपको इस तरीके से ही काम करना है, जो कानून में लिखा है उसके लेटर स्पिरिट को फॉलो करते हुए काम करना है, तो फिर जो पुलिस को कंट्रोल करता है शायद उसकी बहुत सारी चीजें नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि वो अपने तरीके से काम को करवाना चाहेंगे। तो इसलिए पुलिस रिफॉर्म नहीं हो पाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर फैसला दिया। प्रकाश सिंह का जो PIL थी, उसके बाद से कितनी जजमेंट पास कर दी गई, आज तक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट फैसले दे देती है, कभी इनको कोर्ट बुला के इनकी फटकार क्यों नहीं लगती है? ये प्रॉब्लम तो है। देखिए, ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे मामले में जब ये पता चल जाता है कि ये इसमें जो सिस्टम में काम करने वाले की पर्सनल हैं, उनकी प्रॉब्लम है, तो उस वक्त अगर कोर्ट बहुत सख्त हो जाए तो उससे बहुत ज़्यादा बहुत हद तक सुधार हो जाएगा। आपको याद होगा वो चंडीगढ़ में हुआ था जो इलेक्शन काउंटिंग, उसको बुलाया गया, सब कुछ दिख गया था, उसके बाद उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो अगर ये एक्शन शायद हो जाता तो शायद उस तरह की हरकत करने के लिए फ्यूचर में जो ऑफिसर होता वो सोचता कि मुझे इस करतूत की वजह से शायद मुझे इसको झेलना पड़े, लेकिन अब उसको एक ये लगता है कि वहाँ उसको बचा लिया गया तो मैं भी बच जाऊंगा। बिल्कुल, उसकी वजह से और ज़्यादा एनार्की फैलती है। तो हम इसके लिए क्या करें? क्यों जजेस के ऊपर, क्या वकील इसमें कोई मदद कर सकते हैं? आप लोग कुछ कर सकते हैं इसमें कि भाई ये चीज तय करिए, ये क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, बहुत सारे वकील हैं जो ये इश्यूज उठाकर लेके जाते हैं कोर्ट तक, और कोर्ट के सामने जो उनकी एबिलिटी है उसके हिसाब से वो रखते हैं। उसमें हम लोग भी शामिल हैं जी। और ऐसा नहीं है कि लॉयर्स नहीं जाते हैं, और कुछ मामले में कभी कभार कोर्ट सख्त हो भी जाती है, लेकिन
मुझे लगता है कि और ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत है, और हमारी कोर्ट में जजेस खुद इंटेलिजेंट हैं, वो लोग खुद इस बात को शायद कभी ना कभी समझेंगे कि इन चीज़ों को किस तरह हैंडल करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि शायद करेंगे आने वाले वक्त में। अभी मैंने देखा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक नोटिफिकेशन आया था कि जितने भी ये टीवी प्रोग्राम्स हैं इसमें मौलानास को इनवाइट करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, ऐसे में उनको नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये किस हद तक फॉलो हुआ है? लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि डिबेट्स में वो आते हैं, वो बातें करते हैं, लेकिन उनकी बेइज्जती हो रही है नहीं हो रही है ये तो मैं नहीं बता सकती। लेकिन आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसे में टीवी पर मुस्लिम या किसी जो इसको प्रीच कर रहा है, जो प्रैक्टिस करता है, जो इसी का ही केवल इस अपने धर्म को फॉलो करके अपनी बातें वहां रख रहा है, उसकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, या कि वो ऐसी बातें करता है कि वो भड़काऊ हो जाती हैं कि सब उसके पीछे पड़ जाते हैं? कितनी हद तक ये सही है ये बात? ये इसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा, मैं बहुत क्लियर हूँ अपनी बातों में जी। कि क्या आप अपने बच्चों को टीवी देखने देंगे आज के दिन में? ये जो शाम के 8 बजे से 10 बजे तक जो टीवी पे प्रोग्राम्स होते हैं न्यूज़ के नाम पर, जी, आप परमिट करेंगी कि अपने बच्चों को ये देखने दें? तो आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही गलत हो रहा है, और ये क्या दोनों तरफों की गलती है कि किसी एक, क्या वो उकसाया जाता है उनको कि वो कुछ बोले इस तरीके से, कि वो अपने आप ही बोलना चाह रहे हैं कि नहीं हम तो बोलेंगे? हमारे बीच में जो हमारे सिटीजन्स हैं जी। वो अलग अलग तरह के लोग हैं, हर इंसान अलग अलग तरह की बातें करता है। आप मेरे पास आज मेरे से कॉन्वर्सेशन में है, आपने डिसाइड किया है कि शमशाद से बात करनी है जी, मेरे तजुर्बे के बारे में, आप किसी को भी चुन सकती हैं। बिल्कुल। तो ये बात आप पर मुनहसर है कि आप उस शाम के प्रोग्राम को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे बात करने वाले, तो जो बात करने वाले लोग हैं जो इनवाइट किए जाते हैं वहां पर, मुझे नहीं लगता कि वो उनको दोष देना चाहिए। वो इनोसेंट लोग हैं उनको नहीं समझ में आती बात, लेकिन वो फिर भी जाते हैं। क्यों जाते हैं फिर वो? मुझे लगता है वो ना समझ है। इससे और ज्यादा ना समझ होके टीवी पे इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलना, क्योंकि टीवी के एंकर्स उनको समझदार समझते हैं। अच्छा जी, आपका ये कहना है, लेकिन वो है ना समझ। मैं ऐसा समझता हूँ। ना समझ किस तरीके से ना समझ? कि वो जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो इग्नोरेंट हैं, ना वो हिंदुस्तानी संविधान को समझते हैं, ना वो पूरी तरह से, अगर मुसलमान को बुलाया जा रहा है मुसलमान होने की कैपेसिटी में दाढ़ी के साथ, तो मुझे लगता है कि वो बहुत हद तक इस्लामिक पर्सपेक्टिव से इग्नोरेंट है। वो हिंदुस्तान के समाज को नहीं समझते, हिंदुस्तान में कितनी तरह की प्रैक्टिसेस हैं उसको नहीं समझते। यू नीड टू हैव सम इनलाइटेंड पर्सन टू हैव कॉन्वर्सेशन सो दैट द मैसेज गोज वेरी क्लियर टू पब्लिक एट लार्ज, क्योंकि आपको लाखों लोग सुन रहे हैं, लेकिन आप नंबर 1 वैसा टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जिसमें झगड़ा हो जाए, आप वैसे लोगों को बुलाते हैं जो आपस में झगड़ लें। अगर उसमें कोई सेंसिबल बात करना शुरू कर दे तो आप उसको कट कर देंगे या उसको इंटरवीन करके उसका थॉट प्रोसेस को चेंज कर देंगे। तो मुझे लगता है कि टीवी पर क्या हो रहा है उसको डिस्कस करके हम लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें। अच्छा, आपको कभी ऐसा इनवाइट आया है? कभी मैंने 3-4 साल पहले जी बहुत क्लियर टर्म में मैसेज भेज दिया लोगों को कि मैं इन डिबेट्स में नहीं आऊंगा। अभी भी लोग कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक है, उनका काम कोशिश करना है, मुझे अपना डिसीजन लेना है तो मैं लेता हूं। मैं तो अपने बच्चे को कभी टीवी नहीं देखने देता शाम की डिबेट्स, कि उसके दिमाग में कुछ, उसके दिमाग वो झगड़ालू बन जाएगा। उसको लगेगा कि ये नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, उसको लगेगा कि कोई अगर बोल रहा है उसको बीच में रोक के उसको 4 गाली सुनाना वो एक तरीका है। जी, आप कैसी जनरेशन पैदा करेंगे? आने वाली जनरेशन एक झगड़ालू जनरेशन पैदा कर रहे हैं ना और इलेक्ट्रॉनिक टीवी और ये जो इतना ज्यादा है हर घर में, हर यूट्यूब पर है, मुझे लगता है इस पे
मैं तो बहुत छोटा हूँ इस बात को करने के लिए। जी। बहुत इनलाइटेंड लोग और बहुत समझदार लोग हैं हमारे मुल्क में, उन लोगों को इस पर बहुत सख्त स्टैंड लेना चाहिए, जो कि नहीं ले पा रहे हैं। जी। इवन इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ठीक है, आर्टिकल 19 के तहत आपका एक्सप्रेशन का राइट है, लेकिन आप ये देखिए ना कि समाज में हो क्या रहा है। हर चीज को आपको समाज से जोड़ के देखनी पड़ेगी फाइनली। अगर नहीं देखेंगे तो फिर आपको ये जो अभी कर रहे हैं पिछले 5-10 साल से, उसका इम्पैक्ट 10 साल के बाद दिखेगा। और अभी कुछ कुछ दिखना शुरू हो गया है। कैसे? उससे आपका जहन झगड़ालू बन जाएगा। उससे आप जब हर वक्त रिलीजन के मामले पे एक दूसरे को गाली गलौज करवाएंगे, उससे हेट पैदा होगा। उससे आप सड़क पे एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे। जब बीच में एक आदमी बोल रहा है, दूसरा उसको रोक के उसको गाली देना शुरू करता है, उससे तेज आवाज में बात करता है, तो बच्चा समझेगा कि वो यही तरीका है बात करने का। तो आपसे जब कोई मिलेगा तो आपकी बात सुनने से पहले आपको अपनी सारी बातें सुना देगा। वो आपकी बात सुनने में कभी वो इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। तो ये सब एस्पेक्ट हैं जो बच्चों के दिमाग में आएंगे। बड़ों के दिमाग में आ गए हैं, बच्चे तो बहुत मासूम, क्योंकि इतना सब तो इन्फ्लुएंस्ड हैं सब। मैं आपसे एक पर्सनल एक इंसिडेंट अपना शेयर करना चाहूँगी और उस पर आपके थॉट्स क्या हैं। मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ। हमारी सोसाइटी में एक मुस्लिम फैमिली है। वो लिफ्ट में थी। मैं अपने फ्लोर पे लिफ्ट पे उनके साथ गई। उनका एक छोटा बच्चा और उनकी अम्मी जान थी। और उस बच्चे ने मुझे बिल्कुल देखते ही बोला, क्यों भाई, ना दुआ ना सलाम? तो मैंने कहा, भाई सलाम कैसे हो? तो उनकी अम्मी का जवाब ये आया कि आप बुरा ना माने, ये ना नमस्ते करना सीख गया है। ये आप लोगों के साथ रहते रहते नमस्ते करना सीख गया है, ये सलाम नहीं करता है। तो हमें इसके अब्बू को, इनके घर वालों को बहुत दिक्कत है कि ये नमस्ते से कुछ आगे और ना बढ़ जाए। तो मैंने कहा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो जहाँ रहेगा। और नमस्ते बोलना कोई अच्छी बात है, आप अपना भी उसको सिखाएं, पर उसको ये ना मना करें कि नमस्ते कोई खराब चीज़ है। आपका इस पे क्या विचार है? ये क्या है? सलाम करना या नमस्ते करना दोनों ही बराबर की अच्छी बात है जी। सलाम का मतलब शायद मुझे नहीं लग रहा कि बहुत सारे लोगों को पता है। सलाम का मतलब होता है पीस। जब कोई कहता है कि अस्सलाम वालेकुम, तो उसका मतलब होता है लेट पीस बी अपॉन यू। करेक्ट। और उसका जवाब भी वही होता है। जी। तो किसी को कहना कि आप सलामत रहो, दैट्स व्हाट इट मीन्स। नमस्ते का मतलब उसी सेंस में आता है कि आपको हम आदर सत्कार कर रहे हैं। जी। तो देखिए, यही बात है। मैं क्यों कह रहा था कि बहुत सारे लोग नासमझ हैं हमारे समाज में, जो बहुत वैसे इशू को एक बड़ा मुद्दा बना देते हैं जो नासमझी पर आधारित होता है। ये तो नासमझी की बात है ना। कि अभी मेरी सोसाइटी में ही एक साहब हैं, तो उनको मैं आदाब कहता था। फिर 3 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा नमस्कार, तो मैंने उनको कहा नमस्कार। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा उसका वो बनाया कि साहब आप तो आदाब कहते थे, आज नमस्कार पे कैसे आ गए? तो मैंने कहा हम दोनों को बराबर ही समझते हैं, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यह है कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको कौन किस सेंस में समझता है। वो बहुत बड़ा इशू होता भी नहीं है, लेकिन जो सामने वाला पर्सन होता है उसको वो, मुझे लगता है कि वो गलत समझ के फिर वो उसको बहुत बड़ा इशू बना देता है, जो टीवी डिबेट्स में होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस वजह से भी हो जाती है। ऐसे में कैसे एजुकेट किया जाए, कैसे आने वाली नस्लों को ये बताया जाए कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बहुत ये कहते हैं कि एक नहीं है, बहुत अच्छी बात है, एक नहीं है, लेकिन वो एक जगह पढ़ रहे हैं, एक जगह काम कर रहे हैं, एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना, ये किस लेवल पे कैसे इन्हें सिखाया जाए? देखिए, वो उसकी कोई ट्रेनिंग मुझे नहीं लग रहा कि फॉर्मल ट्रेनिंग कोई हो सकती है।
इसके लिए इंसान को एक खुद ही बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी कि इस तरह की डाइवर्सिटी में जहाँ हम रहते हैं वहाँ हम दूसरे की बात को समझें और अपनी बात को भी आसान तरीके से समझाएं। जब ये गैप कम होगा ना धीरे धीरे, तो मुझे लग रहा है कि वो ट्रेनिंग अपने आप हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा अभी गैप थोड़ा और बढ़ गया है। वो गैप को कम करने की हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बात को आसान तरीके से सामने वाले को समझाएं, और उससे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि हम सामने वाले की बात को ज़्यादा समझें बनिस्बत इसके कि हम अपनी बात समझाएं। तो जब तक आपस में एक वार्तालाप नहीं होगा, जिसको गुफ्तगू हम लोग बात कर रहे थे, जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, वो एक दूसरे को बताना और दूसरे की बात समझना अपने आप में ट्रेनिंग होगी। उसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अदरवाइज तो छोटे से इशू को क्रिएट करिए और उस पर लड़ते रहिए। ये हम बहुत आजकल देख रहे हैं कि जितने भी आपके सड़कों के नाम हैं जो पहले के मुग़ल राजाओं पे थे, या पहले के मुस्लिम नेम्स हैं सिटीज़ के, उनको बदल के कुछ हिंदू के फेवर में रखा जा रहा है। कहाँ तक ये बात सही है? आप कितना सहमत हैं इससे कि ये ज़रूरी है करना? पर्सनली अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत थी, लेकिन शायद इसके पीछे सोच शायद ऐसी है कि विदेशी आक्रांता आए और हिंदुस्तान पर हुकूमत किया, तो उसकी वजह से ये सारे जो निशानात हैं उनको ख़त्म करना है। अगर ये है तो फिर आई लीव इट टू द विजडम ऑफ द पीपल हु आर इन पावर। शायद उनको आने वाले वक्त में या अभी जब भी समझ आएगा तो शायद मुझे लग रहा है कि अलग तरीके से काम करेंगे। लेकिन मेरा उस पर ज़्यादा बोलना कोई मुनासिब बात, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ जी। लेकिन कई बार कोर्ट्स ने भी कहा है कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स को आप जजमेंट से या गवाही से उसको नलिफाई नहीं कर सकते, या टेक्स्ट बुक के चेंज कर देने से वो चेंज नहीं होता। और ये सब इनेबल करेगा फ्यूचर जनरेशन को डिप्राइव करने के लिए कि वो एक मुल्क की बहुत बड़ा हिस्टोरिकल पार्ट को अध्ययन ना करे, भूल जाए, या समझ ना पाए या पढ़ ना पाए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल सारी चीज़ें बतानी चाहिए। और अगर किसी ने मुल्क पर हुकूमत की है, आज के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जाहिर है उनके नाम से भी होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी होना चाहिए, 200 साल पहले जिसने हुकूमत किया है उसके नाम पर भी होना चाहिए, 500 साल 1000 साल पहले जो किया है उसके नाम से भी होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि एक ये वो लोग हैं जो एक पर्टिकुलर रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, या हटा दें, तो ये तो बहुत ही गैर मुनासिब और बहुत छोटी सोच की बात है। पर क्या ये आपके या आपके कौम के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है कि जिस हम कंट्री में बॉर्न हुए हैं? ये बहुत छोटी चीज़ है सेंटिमेंट हर्ट करने के लिए। आप सड़क पे दाढ़ी रखा हुआ आदमी को की जान ले रहे हैं, वो हर्ट करेगा? किसी की मस्जिद में घुस के आप उस पर झंडा लहरा रहे हैं, वो हर्ट करेगा? मस्जिद में घुस के आप अगर मूर्ति निकालेंगे खोद के, वो हर्ट करेगा? तो उससे ज्यादा बड़े इश्यूज हैं हर्ट करने के लिए। ये तो बहुत छोटा इशू है। आप थोड़ा ज्ञानवापी पे मुझे लग रहा है हिंट कर रहे हैं। नहीं, ज्ञानवापी हो या और, अब तो पूरे नॉर्थ इंडिया में ये फैल गया है जी। अब तो सिर्फ ज्ञानवापी का मसला नहीं तो ये जो आपने जितनी ये चीजें बोली, ये इसको हम हेट्रेड किलिंग के नाम से शायद जानते हैं। ये लेकिन कैसे उत्पन्न हुई? कुछ तो हमारे साथ गलत हुआ ही होगा ना, जिसने इन चीजों को जन्म दिया। उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। देखिए, ये मैं हिस्टोरिकल पर्सन नहीं हूँ, मैं हिस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहा।
तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि मुझे इसमें जाना चाहिए। उसकी अपनी वजह है, उसके दोनों साइड की अपनी अपनी बातें हो सकती हैं, और मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे इसमें जाने की मुझे नहीं लग रहा कि इसका कोई औचित्य बनता है। जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये होता है कि आजकल प्रोडक्ट्स में लिख के आता है कुछ, जितना भी हम मार्केट में प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, हलाल सर्टिफिकेशन। क्या है ये हलाल सर्टिफिकेशन? और हमें चाहे आप पहले हमारे दर्शकों को ये बता दें कि झटका और हलाल में क्या फ़र्क है, फिर हम इस पे आते हैं। देखिए, हलाल का जो इशू आया है वो खासकर अभी यूपी से शुरू हुआ है। झटका मैं नहीं जानता, झटके के बारे में ना मैं। हलाल का मतलब होता है परमिटेड। हलाल का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज़ को वो एनिमल से जोड़ दिया जाए, जी, एनिमल की किलिंग से जोड़ दिया जाए। हलाल का मतलब होता है परमिटेड। बहुत सारे एक्शन जो हैं इंसान के वो हराम होते हैं, जो प्रोहिबिटेड कहलाते हैं। तो उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि इस्लाम में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं डूज एंड डोंट्स के। तो उसमें खाने के बारे में कि आप क्या खाएंगे उसके बारे में काफ़ी क्लैरिटी है कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या कंपोनेंट को कंज्यूम नहीं करेंगे, तो वो हराम हो गया। और जो परमिटेड है वो हलाल हो गया। और उसको मुस्लिम्स बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं, और इस बात की इजाज़त है आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जरिए। और हर मुसलमान के लिए जो आज हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इन्वोक करना चाहता है, तो ही इज़ फ्री टू कंज्यूम व्हाटएवर ही वांट्स, इररिस्पेक्टिव वेदर दैट प्रोडक्ट इज़ हलाल और हराम। ठीक है। लेकिन जो ऐसा समझता है कि नहीं, मुझे हलाल जो परमिटेड फूड आइटम्स हैं वो खाना चाहिए, तो उसको ये लिबर्टी होना चाहिए कि मार्केट में उसके लिए हलाल प्रोडक्ट मिले। पर जो बाकी हिंदू हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब लेकिन नहीं। फिर भी वो इस चीज का कहते हैं कि कॉस्ट क्यों बेयर करें, कि शायद वो ज्यादा प्राइस पे मिल रहा है क्योंकि वो हलाल सर्टिफिकेशन। यही नैरेटिव बनाया गया, यही नैरेटिव तो बनाया ये चीज आप मुझे पूरा ये नैरेटिव बनाया गया। देखिए, ऐसा है, हलाल का कॉस्ट क्या कॉस्ट कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया ये कॉस्ट? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई कॉस्टिंग का इश्यू है। होता क्या है कि जब कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये डिसाइड करती है कि मुझे पब्लिक को बताना है कि ये हलाल है या नॉन हलाल है, तो वो एक मैकेनिज्म ढूंढती है कि हम इसको कैसे बताएं लोगों को कि ये हलाल है। तो गवर्नमेंट का इसमें कोई मैकेनिज्म है नहीं। गवर्नमेंट का सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए है, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट का वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज आता है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने वहाँ का बनाया हुआ है जी, एक्सपोर्ट के लिए। तो उसमें प्राइवेट बॉडीज़ हैं। प्राइवेट बॉडीज़ क्या करती हैं कि वो जाकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे ये देखती हैं कि वहाँ गौमूत्र इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, वहाँ कोई एनिमल फैट ऐसा तो यूज़ नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल, लिपस्टिक आप यूज़ करते हैं, लिपस्टिक में कई जगह एनिमल फैट यूज़ होता है। तो अगर किसी को हलाल लिपस्टिक चाहिए, मार्केट में ये ढूंढेगा कि ये हलाल होना चाहिए, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने कंज्यूमर को देखेगा कि इसको हलाल चाहिए, हमारे पास नहीं है, तो वो कहेगा कि मुझे हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए। वो जाएगा किसी प्राइवेट एजेंसी के पास और कहेगा कि साहब आप हमारे यहाँ आइए और चेक करिए कि ये हलाल के क्राइटेरिया को फॉलो करता है कि नहीं करता। तो उसका वो एक पूरा प्रोसीजर होगा, उसके तहत वो करके वो सर्टिफिकेट दे देंगे। फिर वो अपने प्रोजेक्ट पे लेबल कर देगा कि ये हलाल है। उसके लिए कुछ वो पैसे चार्ज करेगा, क्योंकि उसका आदमी आ रहा है, उसको एग्जामिन कर रहा है। एट द सेम टाइम वहां पे नॉन हलाल लिपस्टिक भी मौजूद है। तो कॉस्ट बेयर करने की तो बात ही नहीं है ना। ये तो बिल्कुल अजीब सी बात लाई गई है कि कॉस्टली हो जाता है। आप मत खरीदिए हलाल सर्टिफाइड लिपस्टिक। कुछ ऐसी बात कही गई कि साहब
तुलसी वाटर में है, तुलसी वाटर को हलाल कर दिया गया है। मैंने उस पर पता किया, जी, पता ये चला कि जो वाटर होता है तुलसी वाटर, उसमें कुछ कंपनीज प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं और कई प्रिजर्वेटिव्स ऐसे होते हैं जो अल्कोहलिक होते हैं। तो अगर किसी वैसे कंज्यूमर को जिसको हलाल प्रोडक्ट खाना है सिर्फ, तो जब तुलसी उठाएगा तो उसको ये शक होगा कि शायद इसमें कुछ अल्कोहलिक आइटम तो नहीं है, राइट? तो उस पर्पस के लिए वो वहां जाते हैं। वो जो तुलसी वाटर का मैन्युफैक्चरर है वो जाता है, हलाल सर्टिफाइंग जो एजेंसी है वो जाकर ये नहीं कहती कि आपको ये करना पड़ेगा। इस बात को समझने की जरूरत है। अगर वाटर को प्यूरिफाई किया जा रहा है तो वहां पे चारकोल इस्तेमाल किया जाता है, उसके जरिए एनिमल बोन्स के जरिए चारकोल पास किया जाता है। तो अब वो किस एनिमल का बोन इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें, अगर वाटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को या वाटर प्यूरिफाइंग कंपनी को अगर कंज्यूमर, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर को सामान बेचना है तो उसके लिए वो कंपनी जाएगी उस सर्टिफाइंग एजेंसी के पास, फिर वो सर्टिफाइंग एजेंसी उसको एग्जामिन करके फिर उसको सर्टिफाई कराएगी। वो नॉन हलाल विदाउट एनी सर्टिफिकेशन वाटर इज अवेलेबल। तो ये बर्डन वैसे लोगों पर कहाँ से आ गया ये मुझे समझ में नहीं आता। ये एक नैरेटिव वैसे क्रिएट किया गया है जस्ट टू क्रिएट प्रेजुडिस अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट। करेक्ट। आप जैसे कह रहे हैं कि आपके इस्लाम में कुछ चीज़ें अलाउड हैं, कुछ नहीं है, डूज हैं, डोंट्स हैं, लेकिन फिर भी एक ये लड़ाई है कि हमें बराबरी से नहीं देखा जाता है। जब आपके खुद के धर्म में इतने डूज एंड डोंट्स हैं, उसको आप फॉलो करना चाहते हैं और लड़ाई ये भी करना चाहते हैं कि नहीं भाई हमें भी उतना ही इक्वल दर्जा दिया जाए। नहीं, उसका उससे क्या रिलेशन है मुझे समझ में नहीं मतलब कि आप एक तरफ कहते हैं कि हमें इक्वालिटी आपके जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया, इक्वालिटी तो दो सिटीजन के बीच में ना, मैं क्या खाऊं उसमें क्या तो इक्वालिटी? लेकिन ये आता है कहीं ना कहीं। नहीं, ये तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही अनरीजनेबल सवाल है। मैं क्या खाऊं, क्या पहनूं, उससे मुझे एक नॉन मुस्लिम के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए पब्लिक स्पेस में, उससे उसका क्या रिलेशन? क्योंकि उसके धर्म में ये सब नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, उनको तो लगता है कि आप वो ज्यादा एडवांटेज पे हैं क्योंकि हमें इतना खींचा जा रहा है हमारे मजहब के तहत और फिर भी हम उनके बराबर नहीं। नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही वैसा सवाल है जिसका जवाब देना मैं नहीं समझता इसका कोई जवाब होगा। देखिए, मोटी सी बात यह है कि मैं क्या खाना चाहता हूं, मैं क्या पहनना चाहता हूं, जी, मैं कैसे इबादत करना चाहता हूं, वो क्या मेरा पर्सनल चॉइस नहीं है? लेकिन अगर हम बाहर निकल के किसी नौकरी की तलाश में हम जाते हैं, वहां एक मुसलमान है, एक नॉन मुस्लिम है जी, तो क्या मैं जो खाता हूं उसकी बुनियाद पर आप मुझसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे? तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं है ना। बिल्कुल। तब तो फिर आप आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, 15 सबको खत्म कर दीजिए। ये ऐसी कोई लड़ाई है ही नहीं, आप कह रहे हैं? नहीं, ये बनाई जाती है, ये बनाई जाती है कि साहब आपने तो दाढ़ी रख ली, अब वो दाढ़ी तो वो परमिटेड नहीं है। किसने कहा दाढ़ी परमिटेड नहीं है? आपने कह दिया कि मैं हलाल खाऊंगा, ठीक है, उसको नहीं मिलेगा वो नहीं खाएगा, दैट इज हिज चॉइस। उसको मिल जाएगा वो खा लेगा। तो ये कहीं ना कहीं उनका भी कुछ बनाया हुआ है और इधर के तरफ का भी कुछ बनाया हुआ है। उनका क्या बनाया हुआ है ये बताइए ना मुझे। देखिए, इसमें बहुत मोटी सी बात है। मेरी चॉइस है, मैंने आपके साथ मैं कोट पहन के बैठा हूं जी, मैं कुर्ता पजामा पहन के बैठ सकता हूं। बिल्कुल। क्या ये ग्राउंड हो सकता है कि आपने कुर्ता पजामा पहना है इसलिए मैं आपसे बात नहीं करूंगी? हो सकता है ये ग्राउंड? बिल्कुल। अगर हो सकता है तो मैं आपकी विजडम पे छोड़ देता हूं। जी, लेकिन यही तो हो रहा है। यही तो हो रहा है। आपने दाढ़ी रखी है इसलिए मैं आपको एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखूंगा। भाई, आपने
पर्पस क्या है? आपने क्या पूजा करने के लिए रखा है उस आदमी को एम्प्लॉयमेंट में? अगर पूजा करने के लिए रखा है तब तो ठीक है कि आप मुसलमान हैं, बिलीवर हैं, आप पूजा नहीं कर सकते। लेकिन आपने उसको अगर कंप्यूटर ऑपरेटर रखा है या कैमरामैन रखा है तो उसकी दाढ़ी से क्या फर्क पड़ता है आपको? जी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको राइट दिया है। बिल्कुल। तो ये एक सोशल एक एक्सक्लूजन का एक तरीका है। मुझे लगता है कि अब पता नहीं कितना वक्त लगेगा इसको न्यूट्रलाइज होने में, लोगों को समझने में ये सब बात। जी। लेकिन ये सारे मामले कोर्ट में हैं, जो ये मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे मामले कोर्ट में हैं। जी। चाहे वो खाने के हों, चाहे दाढ़ी के हों, चाहे हिजाब के हों, चाहे नमाज के हों। ये कैसे बन गया कोर्ट का मसला? ये तो एक प्राइवेट मसला था ना। जी। इसको पब्लिक लॉ का कोर्ट का मसला क्या पता इसलिए बन गया क्योंकि उनको ही ये दिक्कत हो रही हो कि नहीं, हम क्या पता हमें दबाया जा रहा हो, हमें खुल के जीने का मौका नहीं मिल रहा है। क्या ये इस हिसाब से ये कोर्ट में गए? आप बताइए, आप तो ज्यादा हमें बता पाएंगे। कोई अगर मान लिया जाए कि कोई अगर सड़क पे जा रहा है, जी, एलिजिडली ही इज कैरिंग मीट, किसने अख्तियार दिया उसको मर्डर कर देने का? वो कोर्ट नहीं जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। तो ये क्या हुआ? घर में घुस के किसी को अगर मार दिया आपने, क्या आपने फ्रिज में क्या रखा हुआ है, तो किसको कौन दबा रहा है? तो ये मामले कैसे फिर कोर्ट पहुंचे? आप खुद ही बोल रहे हैं कि ये सारे मामले कोर्ट में हैं। मसला ये है कि आर्टिकल 21 भी तो है। जी जी जी। राइट टू लाइफ को सेव करने तो आप जाएंगे ना कोर्ट। बिल्कुल। तो आप मारेंगे भी और ये भी कहेंगे कि जाओ मत कोर्ट में। आपका सवाल तो उधर ले जा रहा है ना। जी जी बिल्कुल। तो ये तो गलत हो गया ना, सवाल ही गलत हो गया। अभी आपने बताया दाढ़ी, टोपी, हिजाब, लेकिन हम जितना भी अपने आसपास टेररिज्म या जितने भी बड़े अपराध देखते हैं, वहाँ पे जब उनकी तस्वीरें टीवी पे फ्लैश होती हैं या सोशल मीडिया में आती हैं तो वो उसी अटायर में होते हैं, उनके पास दाढ़ी होती है, उनके पास टोपी होती है। तो क्या पता कि ये लोगों में ये एक डर बैठ गया है कि ऐसे लोग तो ये बड़े अपराध करते हैं। तो क्योंकि दूसरे को डर बैठ गया है तो उन लोगों को मुल्क छोड़ के चला जाना चाहिए। नहीं, मुल्क नहीं छोड़ना तो, पर ये लेकिन तो वो अपना डर को ठीक करें पहले। तो ये कैसे एक विश्वास आएगा, आप बताइए। विश्वास इस बात से आएगा कि जो 20-20 साल जेल में रह के बेगुनाह साबित होकर निकल के आ गए, उनके केस की फाइल को पढ़ लें कि उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ, उन पे इल्जाम लगाया गया, उनको दिखाया गया टीवी पे, उनको टेररिज्म से इन्वॉल्व किया गया और 20 साल के बाद वो छूट के आ गए। तो जिनको डर लगता है उनको सजा मिली, उनको मिलनी चाहिए। वो हर धर्म में होते हैं, वो हर धर्म के मानने वाले होते हैं। लेकिन इस धर्म के ज्यादा लोग आगे आते हैं। ये सब नैरेटिव सेट किया हुआ है। ये बहुत अच्छा लगता है ये सब कहने में, लेकिन दीज आर वेरी पेनफुल स्टेटमेंट्स टू मेक। करेक्ट। एंड मुझे लग रहा है कि ये सवाल, इस तरह के नैरेटिव बेस्ड सवाल को आप लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए। जी जी जी। क्योंकि आपके सवाल में भी बहुत सारे ऐसे सवाल आ गए हैं जो उस नैरेटिव को एज इट इज ले रहे हैं और उसको हमारे कॉन्वर्सेशन से और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, उसको आपको भी अवॉइड करना चाहिए। जी ठीक है। अब आपसे हम आखिरी सवाल पे आते हैं। आप 10 साल में अपने आप को सुप्रीम कोर्ट में कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं जब दिल्ली आया था जी, तो फैमिली के लोगों ने चाहे जो भी मुझसे एक्सपेक्ट किया हो जी, मेरे कोई गोल नहीं थे। मैं हर दिन की जिंदगी जीता रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और 5 साल पहले ये मैंने नहीं सोचा था कि मुझे सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक ऑनर दे देगी और मैं आपके साथ ये सब बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं इवन वकालत की बात आई तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मुझे एक प्रोफेसर ने ये कहा कि तुम लॉ क्यों नहीं कर लेते आफ्टर 3 years ग्रेजुएशन। तो मैंने कहा मैं तो बिल्कुल इस पर मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो मैंने कहा सोचना। तो फिर आप क्या कुछ और बनना चाहते थे कभी आपके जहन में? मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो जो कम्युनिस्ट लोग जो झोला लेके जर्नलिज्म करते हैं वो बेस्ट चीज़ है, मुझे ऐसा लगता था।
मैंने पूरी तरह फैसला नहीं किया था। पर आप आज भी आर्टिकल्स लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, वो एक बहुत अच्छे आर्टिकल्स वो एक आपके आते ओपिनियन हैं। होता है, जी जी वो जी। एक ओपिनियन होता है। जी। लेकिन तो उन्होंने फिर मुझसे एक साल बाद पूछा कि क्या डिसाइड किया। मैंने कहा कि ठीक है, वो भी देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो फाइनली मैंने लॉ कर लिया, लॉ में एडमिशन ले लिया। जब लॉ में एडमिशन ले लिया तो कुछ लोग ऐसे मिले, उन्होंने कहा तुम कहाँ के, ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे बस का नहीं है ये सब, तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है, जो आपका सवाल था। जी जी जी। तो मैंने कहा कि भाई मैं डॉक्टर नहीं बन सकता क्योंकि मेरे फैमिली में डॉक्टर नहीं है। हाँ, तो मुझे टीचर बन जाना चाहिए क्या, या मुझे किसान बन जाना चाहिए कि मेरी फैमिली में लोग किसान हैं या एक्सटेंडेड फैमिली में टीचर्स होंगे। तो ऐसा तो नहीं है ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। जी। तो एक प्रोफेसर थे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्रिमिनोलॉजी पढ़ाते थे। तो उन्होंने कहा मियाँ आप कहाँ आ गए। तो मैंने उनको सब ये सब बात कही। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि एक लॉ करने वाले की जो डिग्री होती है, तो वो डिग्री को वो उन्होंने इस तरह समझाया कि वो डिग्री इस लायक नहीं छोड़ती कई बार कि आपको कोई चपरासी भी रख ले, यानी इतने बेकार हो जाते हैं आप। बहुत बड़ी बात बोल दी उन्होंने। और वही लॉ डिग्री, सेम लॉ डिग्री होती है जो इस बात के लिए काफ़ी होती है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहाँ रखना चाहते हैं। ठीक। तो दैट वाज द लेसन। और फिर हर दिन की स्ट्रगल करते रहे। अब यहाँ हैं। मैंने 5 साल का कोई एजेंडा नहीं बनाया है, कोई प्लानिंग नहीं है मेरे जहन में। मैंने सब छोड़ा हुआ है। मैं रोज़ का काम करता हूँ। इस प्रोसेस में जहाँ पहुँच जाऊँ जी, वो सिस्टम के ज़रिए दिया हुआ गिफ्ट होगा मेरे लिए और मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने इतने संयम से इतनी चीज़ें हमें बताई जो हमें बिल्कुल भी नहीं उसका इल्म था, और हमारे दर्शकों को भी क्या पता आपने इतना एजुकेट कर दिया होगा कि आगे जिस बारे में हम बात कर रहे थे वो एकता बन जाए और इससे लोग कुछ सीख पाएँ। थैंक यू वेरी मच। और हम फिर मिलते हैं आपसे एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार। थैंक यू। हमें फॉलो, शेयर व लाइक करना न भूलें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें।